डोनाल्ड ट्रंप ने अब कौन सा कांड कर दिया है जो पिछले 33 सालों में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने आज तक कभी नहीं किया था। भारत को तो डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी गुड न्यूज दे दी है, उसके बाद चाइना ने भारत को कौन से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं और टर्की के साथ भारत की सरकार का क्या फड्डा हो गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने आज भारत को बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर सभी सैंक्शंस वेवर को हटा दिया था और ये जो चाबार पोर्ट है इसको भी सैंक्शंस के दायरे में ला लिया था। ईरान इस पोर्ट का इस्तेमाल करके न सिर्फ भारत बल्कि चाइना और कई सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं बन पा रहा था। लेकिन मसला ये था कि ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया एंड इवन रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए यही चाबार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए भारत ईरान के साथ इसको डेवलप भी कर रहा था। बड़े शिप्स यहाँ पर डॉक हो जाएं, इसकी डेवलपमेंट के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 साल की एक डील भी साइन की थी। और ये चीज भारत के डिप्लोमेट्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि ये पोर्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए ये क्या मायने रखता है। जिसके बाद व्हाइट हाउस ने भारत को चाबार पोर्ट के ऊपर 6 महीने की एग्जाम्पशन देने का फैसला किया है। सैंक्शंस फेवर के अकॉर्डिंग अब भारत अगले साल अप्रैल महीने तक इस पोर्ट के ऊपर ट्रेड कर सकता है। 6 महीने के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका से भारत को दोबारा से एग्जाम्पशन मिलता है या फिर नहीं। एंड आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अमेरिका का भारत को सैंक्शंस फेवर देना अगेन एक पॉजिटिव सिग्नल है एंड ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए भारत को एटलीस्ट 6 महीने का समय मिल गया है। इसके अलावा अमेरिका से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स की तो कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएस गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन्स का फिजिकल टेस्ट बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो करती है। आज से 33 साल पहले 1992 के बाद से अमेरिका ने एक तरह से सेल्फ बैन लगा कर रखा था ताकि दुनिया के बाकी देशों को ग्लोबल पीस का मैसेज मिले और दूसरे देश जैसे कि चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान, इनको भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से रोका जा सके। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म में अमेरिका सब कुछ उल्टा करते दिखाई दे रहा है, फिर इस मामले में कैसे पीछे हट जाते। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल के बाद पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। यूएस मिलिट्री को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट की डायरेक्शंस दे दी गई हैं और ये टेस्ट नियर फ्यूचर में कभी भी किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मैसेज में कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग में ट्रिमेंडस लेवल की डिस्ट्रक्शन पावर होती है, भयंकर तबाही होती है, इसलिए मुझे ऐसा करने में बहुत ही नफरत हो रही है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मेरे पहले टर्म में हमने ये अचीव कर लिया था। रशिया सेकंड के ऊपर है और चाइना थर्ड के ऊपर, लेकिन 5 साल के अंदर चाइना भी करीब आ जाएगा। दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम्स के कारण मैंने भी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ये डायरेक्शन दी है कि अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इक्वल बेसिस के ऊपर स्टार्ट करे, यानी कि जितने टेस्ट बाकी देश कर रहे हैं उतने अमेरिका भी करे और ये प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये एक टेस्ट होता है या फिर मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट होंगे, ये तो खैर अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कई सारे ग्लोबल थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से हैरान है। जो काम जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन ने नहीं किया वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में विरोध नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट डैमेज का काफी खतरा होता है, जिसकी वजह से अमेरिका में कई सारे एनजीओस और एनवायरमेंटल ग्रुप्स हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग का विरोध करते आए हैं। बड़ी बात यह है कि कोल्ड वॉर और सोवियत यूनियन के पतन के बाद अमेरिका का ये पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होने जा रहा है, जो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि साल 1992 के बाद से अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका के पास ऑलरेडी 5000 से भी ज्यादा एडवांस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो रेगुलर मेंटेनेंस और मॉडर्नाइजेशन से परफेक्ट कंडीशन में है, इसलिए उनको फिजिकल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऊपर से अमेरिका के पास सुपर कंप्यूटर्स और एडवांस सिमुलेशन प्रोग्राम्स हैं, जिससे अमेरिका बिना ब्लास्ट के अपने वेपन्स की टेस्टिंग कर लेता था, जिसे अमेरिका के अंदर स्टॉक पाइल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम कहा जाता है। मसला ये है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करेगा तो फिर ईरान, नॉर्थ कोरिया और बाकी देशों को, जिनको अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से रोकता है, वैसे देशों को बहाना मिल जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स की एक नई आर्म रेस शुरू हो सकती है। कहने का मतलब है कि अमेरिका, जो पिछले कई दशकों से गुड बॉय बना हुआ था और बाकी देशों को बोल रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं की जाए, अब वही खुद न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करने जा रहा है। और इसी चीज को लेकर कई सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स काफी हैरान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की के नेशनल डे की सेलिब्रेशंस के लिए न्यू दिल्ली में जो टर्की की एम्बेसी है, वहां पर एक सेरेमनी रखी गई थी, एक इवेंट रखा गया था,
जब भी किसी भी देश का इंडिपेंडेंस डे, नेशनल डे या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो उनकी एम्बेसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, डिनर होस्ट करती है और उसमें दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज के ऑफिशियल्स के साथ साथ भारत सरकार को भी इनविटेशन भेजा जाता है। और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्बेसीज के इवेंट के ऊपर भेजती रहती है। अब हुआ ये कि टर्की की एम्बेसी ने भी पिछले कल नेशनल डे के इवेंट के लिए भारत की सरकार को एक इन्वाइट किया था, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने टर्की की एम्बेसी के कार्यक्रम में अपने एक भी ऑफिशियल को नहीं भेजा एंड एक तरह से इस इवेंट को बॉयकॉट किया। टर्की खुद के नेशनल डे को तो सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाता है उससे भारत की नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सॉवरेनिटी वायलेट होती है। और पिछले महीने भी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर उठाया था, इसलिए भारत ने अपना कोई भी अधिकारी टर्की की एम्बेसी के इवेंट में नहीं भेजा। और जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट एक्सटेंड किया था, उसके बाद ये फैसला तो बनता था। इसके अलावा आज भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने मीडिया को संबोधित किया एंड काफी सारे देशों के ऊपर बात की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले तजिकिस्तान में आईनी मिलिट्री बेस का अरेंजमेंट खत्म होने की बात को एक्सेप्ट कर लिया है। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि आईनी बेस के अरेंजमेंट खत्म होने के बाद हमने ये मिलिट्री बेस तजिकिस्तान को हैंडओवर कर दिया है। अब ये स्टोरी पिछले 3-4 दिन से भारत की मीडिया में काफी चल रही थी, जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि तजिकिस्तान में जो भारत का मिलिट्री बेस था उसको साल 2022 में उसकी लीज खत्म हो गई थी, जिसके बाद तजिकिस्तान ने चाइना और रशिया के प्रेशर में आकर भारत के साथ लीज एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू नहीं किया था, यानी लीज एग्रीमेंट को आगे एक्सटेंड नहीं किया। जिसके बाद साल 2022 में भारत ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट और ट्रूप्स तजिकिस्तान के इस आईनी मिलिट्री बेस से यहाँ से रिमूव कर दिए थे और ये मिलिट्री बेस तजिकिस्तान की सरकार को हैंडओवर कर दिया था। अब तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है, इसका मतलब है कि ये न्यूज रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। तजिकिस्तान का ये मिलिट्री बेस भारत की सेना साल 2002 से ही ऑपरेट कर रही थी और ये भारत को पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवरेज भी प्रोवाइड करता था। इंडियन एयरफोर्स ने तो यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय किया हुआ था, लेकिन अब ये बेस भारत के हाथ से निकल गया है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने आज फिर से रशियन ऑयल के ऊपर कमेंट किया है। भारत सरकार ने कहा है कि रशियन कंपनीज के ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस के क्या इंप्लीकेशंस निकल कर आते हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं और जो भी फैसला होगा वो भारत के कंज्यूमर्स के हितों को देखते हुए लिया जाएगा। यानी भारत की सरकार अभी भी रशियन ऑयल रोकने के लिए हामी नहीं भर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। आपको याद होगा रिसेंटली तालिबान ने अनाउंस किया था कि वो कुनार नदी के ऊपर डैम बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी का फ्लो रोकेंगे। अब इसी को लेकर भारत ने अफगानिस्तान को मदद का एक ऑफर दिया है, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऑफर है जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दिया गया है। भारत के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने अफगानिस्तान के डैम के ऊपर आज कहा कि पानी के मुद्दे के ऊपर अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेशन का भारत का बहुत ही लंबा इतिहास है और अफगानिस्तान के सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए भारत पूरी तरह से रेडी है। हेरात प्रोविंस में सलमा डैम का भी भारत और अफगानिस्तान का इतिहास है, ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये डैम बनाने के लिए तालिबान रजीम की मदद करनी चाहिए? भारत को अपने इंजीनियर्स को अफगानिस्तान भेजना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चाइना ने भारत की कुछ कंपनीज को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट लाइसेंस ग्रांट कर दिए हैं और ये कंपनीज बहुत ही जल्द चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स भारत में इंपोर्ट करके लाना स्टार्ट कर देंगी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इनके नाम नहीं बताए, लेकिन ये न्यूज दिखाती है कि चाइना के साथ रिलेशंस काफी फास्ट ट्रैक मोड में अच्छी दिशा में चल रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी आज कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सारी पुरानी बातों को रिपीट किया गया है और वो बांग्लादेश से संबंधित है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।